ट्रंप का 28 शर्तों वाला समझौता पुतिन को मंजूर है, मगर जेलेंस्की को नामंजूर। ब्रिटेन को बिल्कुल भी नहीं मंजूर, फ्रांस को कतई भी नहीं मंजूर। जर्मनी तो ट्रंप पर भड़का हुआ है। अब नेटो चीफ ने भी ट्रंप का पीस प्लान खारिज कर दिया है। यूरोपीय यूनियन चीफ ने रूस से युद्ध फाइनल कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध ऐसी विस्फोटक पहेली बन गया है जिसका हल किसी के पास नहीं है। पुतिन युद्ध के खात्मे का जो फॉर्मूला बताते हैं उसे यूक्रेन नहीं मान रहा। ट्रंप जो पीस प्लान बना रहे हैं उसे यूरोप और नेटो देश नहीं मान रहे हैं। उधर लड़ाई भीषण होती जा रही है। रूस पर हो रहा हर हमला परमाणु युद्ध का माहौल बना रहा है। पुतिन के एटमी प्रहार की रेंज में यूरोप के 30 देश आते जा रहे हैं। ये सब कुछ देखकर ट्रंप का कलेजा बैठा जा रहा है। कहां तो ट्रंप चुटकी बजाकर रूस यूक्रेन युद्ध का अंत करवाने का दम भर रहे थे, वहीं अब वो सिर्फ जेलेंस्की को कोसने में लगे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय देश गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। Has to be very careful. They're doing a lot of things. We want to keep Europe Europe. Europe is going in some bad directions. It's very bad for the people. We don't want Europe to change so much. They're going in some very bad directions. That was a big thing. ट्रंप जिस बैड डायरेक्शन का इशारा कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, रूस है। पुतिन को गुस्सा दिलाने की जरूरत यूरोप को भारी पड़ सकती है, ऐसा ट्रंप मानते हैं। मगर यूरोप के देशों ने पुतिन से टक्कर लेने का प्लान बना लिया है। सिर्फ 24 घंटे में बड़ा उलटफेर हुआ है। इसे प्रेसिडेंट जेलेंस्की की 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। जेलेंस्की जब लंदन में अहम बैठक करने पहुंचे थे तो उनके चेहरे पर हवाइयां तैर रही थीं। वो इमोशनल दिख रहे थे। उनका गला सूख रहा था। उनकी आंखें डबडबाई दिख रही थीं। जबकि उनके साथ फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के पावरफुल लीडर बैठे थे। डाउनिंग स्ट्रीट में बैठकर भी जेलेंस्की का भय कम नहीं हो रहा था। उन्हें दिलासा दे रहे तीनों लीडर जो भी कुछ कह रहे थे, जेलेंस्की बेमन से उन बातों को सुन रहे थे। इसकी वजह प्रेसिडेंट ट्रंप का गुस्सा था। ट्रंप की कही बातें जेलेंस्की की टेंशन हाई करती जा रही थी। लेकिन लंदन से सिर्फ 355 किलोमीटर दूर ब्रसेल्स पहुंचने पर जेलेंस्की पुरानी रॉ में दिखने लगे। यहां भी उनके साथ 4 लीडर दिखे। फर्क यह था कि ब्रसेल्स में जेलेंस्की से मिलने वाले लीडर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं थे। नेटो मुख्यालय में जेलेंस्की को गारंटी मिल गई है। यहां नेटो चीफ मार्क रूटे, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने यूक्रेन को ट्रंप और पुतिन के कोप से बचाने का भरोसा दिया है। जेलेंस्की जो चाहते हैं वो उन्हें ब्रसेल्स में हासिल हुआ है। यूरोपीय देश पुतिन से डरे हुए हैं। नेटो को पुतिन से सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए अब नया अलायंस पुतिन से लोहा लेने के लिए रेडी है। जेलेंस्की यूक्रेन और यूरोप की एकता की ताकत से पुतिन को करारा जवाब देने का इरादा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। Things which are very important for today, I think unity between Europe and Ukraine, and also unity between Europe, Ukraine, and the United States. There are some things which we can't manage without Americans, things which we can't manage without Europe, and that's why we need to make some important decisions. लेकिन बिना अमेरिका नेटो की ताकत क्या होगी? बिना अमेरिका यूरोप की महाशक्तियां पुतिन से कितने दिन युद्ध कर पाएंगी? क्या कोई नया सैन्य गठबंधन पुतिन के खिलाफ जंग में बन रहा है? पुतिन ने क्या इसी खतरे को देखते हुए रिजर्व सैनिकों की भर्ती के ऑर्डर दे दिए हैं? रूस ने रिजर्व सशस्त्र बलों को नेशनल गार्ड, इमरजेंसी सिचुएशन मिनिस्ट्री की इमरजेंसी मिलिट्री यूनिट्स, साथ ही राज्य सुरक्षा एजेंसियों और एफएसबी के साथ ट्रेनिंग के लिए बुलाना शुरू कर दिया है। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि रूस में 1 लाख रिजर्व सैनिक थे,
जिनकी तादाद बढ़ाने के लिए 19 रीजन में सैन्य भर्ती शुरू कर दी गई है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि रूस कभी भी सर्दियों में मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं करता था। हालांकि जब से नेटो और यूरोप ने पुतिन को ललकारना शुरू किया है, तब से हर तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। इसके साथ जब से ट्रंप यूक्रेन युद्ध पर साइलेंट हुए हैं, पुतिन का क्रोध आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अमेरिका ने खुद को किनारे क्या किया है, रूस ने यूक्रेन की बर्बादी की रफ्तार तेज कर दी है। युद्ध को रूस सबसे भीषण दौर में ले जा रहा है, जहां अब पुतिन ने सेना को खुली छूट दे दी है। रूस अब हर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। समुद्र, जमीन और आसमान से विध्वंसक हमले शुरू हो चुके हैं। डोनेत्स्क और ज़पोरिज्जिया में रूस ने 2 बड़े इलाकों पर कंट्रोल कर लिया है। प्रोकोस्क में रूस की सेना बहुत बड़ी बढ़त बना चुकी है। रूस के आर्मी चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने मिर्नोहराद में जल्द जीत का दावा किया है। जनरल वालेरी कमांड पोस्ट का दौरा कर ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जे का ऑर्डर दे दिया है। Объединенные группировки продолжают наступление практически на всех направлениях. В ходе доклада Верховному главнокомандующему 1 декабря об освобождении Красноармейска Верховный главнокомандующий обратил внимание и поставил задачу по разгрому подразделений противника в районах восточнее Красноармейска и в Димитрове. На сегодняшний день соединения и воинские части 2-й армии освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающих к Красноармейску с восточной стороны. В самом Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, оказывается помощь местному населению, эвакуировано в безопасные районы более 200 человек. रूस ने यूक्रेन के खेरसोन में भयानक हमला किया है। खेरसोन में हवाई हमले के साथ रूस ने तोपखाने से बारूद बरसाया है। रूस के बमों के धमाकों के बीच खेरसोन में दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। Say the first 2 years after we returned were bearable. Сносно. Ну, типу... There were some attacks. A mine hit near the coffee shop, shattering all the windows on the front. Всі вікна на фасаді. There was constant shelling, drones, everything. Обстріли, дрони, ну, все підряд було. However, from September, shelling became constant, and drones were always flying. Почалось постійне обстріл. यूक्रेन के शहरों से ज्यादा हालात खराब फ्रंट लाइन पर हैं। रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे बेहिसाब खून खराबा दिखाई देने लगा है, क्योंकि यूक्रेन ने भी रूस को बराबर की टक्कर देने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। यह रूस का हथियार डिपो है। यूक्रेन ने यहां ड्रोन से बमबारी की। फाइटर ड्रोन से मिसाइलों की बौछार कर रूस का गोला बारूद ड्रोन डिपो और पेंटेर S1 एयर डिफेंस सिस्टम को जला डाला गया है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने ड्रोन हमले से रूस के टेमरियोक बंदरगाह पर भारी तबाही मचाई है। ड्रोन से बरसाए गए बारूद से रूस का पोर्ट 3 दिन से जल रहा है। यूक्रेन ने जिस पोर्ट को धुआं किया है, वहां से तेल के साथ अनाज कार्गो शिपमेंट होता है। यूक्रेन के ड्रोन हमले से बंदरगाह के टर्मिनल के टैंक एरिया में आग लगने से 30 स्टोरेज टैंक खाक हो चुके हैं। हालांकि जेलेंस्की ने हथियारों की खरीद के लिए पैसों की भारी किल्लत का आंकड़ा भी जारी किया है। जेलेंस्की ने बताया है कि यूक्रेन के पास यूरोपीय देशों की आर्थिक मदद के बाद भी अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए लगभग $800 मिलियन की कमी है, जबकि द नेदरलैंड्स ने 700 मिलियन की आर्थिक मदद कर यूक्रेन को भारी राहत दी है। हालांकि अब भी हथियारों के लिए यूक्रेन के पास $800 मिलियन कम पड़ रहे हैं। जेलेंस्की हथियारों के लिए रकम का इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही 30 देशों का ऐसा गठबंधन भी बनाने की कोशिश में है जो यूक्रेन की सुने। रूस के खतरे को खत्म करने वाले अलायंस का ऐलान जल्द हो सकता है।
Сьогодні коаліція охочих є. Вона сформована, у нас є 30 країн. Сьогодні з ними говорили, частково буду говорити завтра з Італією, з Канадою. І також буде на цьому тижні буде у нас коаліція охочих. यूक्रेन ने रूस के खिलाफ नया वॉर प्लान बनाया है। 2026 की शुरुआत के साथ जेलेंस्की वॉर विनिंग प्लान एक्टिव कर सकते हैं। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के समुद्री ड्रोन ऑपरेशंस कमांडर के मुताबिक जेलेंस्की 13th कोड नेम से रूस को दहलाने वाले हैं। यूक्रेन की विशेष समुद्री ड्रोन यूनिट ग्रुप 13 के नाम से जानी जाती है। कोड नेम 13 ने रूस को नई रणनीति से परास्त करने की योजना बनाई है। ग्रुप 13 ने मेगुरा फैमिली के समुद्री ड्रोन से रूसी नेवी की तबाही की प्लानिंग की। मेगुरा फैमिली के 2 मॉडल हैं, V5 छोटा रेमिंग ड्रोन और V7 बड़ा हथियार प्लेटफॉर्म। दोनों ड्रोन रिमोट कंट्रोल से चलाए जाते हैं, जिनमें सूटकेस साइज के कंट्रोल कंसोल, जॉयस्टिक और स्क्रीन होती है। इस यूक्रेन ने रूसी फाइटर जेट को मार गिराया था, जिसे कमांडर ने समुद्री युद्ध में ब्रेक थ्रू बताया। यूक्रेन के समुद्री ड्रोन बेड़े ने रूस को हाल में बड़े झटके दिए हैं। रूस के तेल बंदरगाहों को जलाने वाली ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के बैटलशिप को समुद्र में 40 किलोमीटर की रेंज में बांध रखा है। वहीं ग्रुप 13 आसानी से रूस में घुसकर हमले अंजाम दे रहा है। वहीं घायल रूस ज्यादा घातक होता जा रहा है। वैसे भी ट्रंप के बनाए समझौते में 3 बार हुए बदलाव ने पुतिन का दिमाग गर्म कर रखा है। पुतिन ने साफ कर रखा है कि युद्ध समझौता तब संभव है जब उसे प्रेसिडेंट ट्रंप के बनाए 28 सूत्रीय फॉर्मूले पर किया जाएगा। अगर उसमें एक भी शर्त में बदलाव हुआ तो रूस युद्ध जारी रखेगा। वैसे भी जिस तरह यूरोप और नेटो यूक्रेन को बैकअप दे रहे हैं, उससे समझौते का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यानी नए साल के साथ यूक्रेन जहां नेटो के साथ मिलकर पुतिन से टकराने के सिग्नल दे रहा है, वहीं पुतिन यूक्रेन के साथ यूरोपीय दुश्मनों से हिसाब बराबर करने का मूड बना रहे हैं। यूरोप में रूस के हमले की वजह पोलैंड बन सकता है, जिसने पुतिन को हथियारों के बिग डील से डराना शुरू कर दिया है। नेटो के मेंबर पोलैंड पर पुतिन की लंबे अरसे से नजर बनी हुई है। पोलैंड की एक गलती से यूरोप में युद्ध भड़कना तय माना जा रहा है। पुतिन को जो डर था वो वही कहीं ना कहीं हो गया, क्योंकि इजराइल का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जर्मनी में तैनात कर दिया गया है और अब इसे रूस की ओरेश्निक मिसाइल को रोकने वाला सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। पुतिन को सब मालूम है। सवाल ये है कि अब वो इजराइल को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला करने वाला है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ईरान को होगा। जर्मनी को चाबी मिल गई। पुतिन के दुश्मन को यह चाबी इजराइल ने सौंपी है। रूस को रोकने वाले इस सबसे बड़े युद्ध में इजराइल खुल्लम खुल्ला नेटो कैंप में शामिल हो चुका है। जर्मन चांसलर ने अब व्लादिमीर पुतिन को बता दिया है कि रूस की ओरेश्निक फेल हो जाएगी, क्योंकि जर्मनी को मिल गया है एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नेटो को पुतिन के गुस्से से बचाने वाला सबसे बड़ा हथियार इजराइल से मिला है। यही है इजराइल का प्रीमियर क्लास का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3। जर्मनी ने इसे इजराइल से खरीदा है और अब एरो 3 को रूस से बचने की सबसे बड़ी गारंटी माना जा रहा है। सवाल है कि क्या यह मुमकिन है? एरो 3 डिफेंस सिस्टम के बारे में दावा किया जा रहा है कि अगर रूस ने 4000 किलोमीटर दूर से ओरेश्निक मिसाइल जर्मनी पर दागी तो एरो 3 डिफेंस सिस्टम की मिसाइल इसे बीच रास्ते में ही मार गिराएगी, यानी पुतिन का वार खाली जाएगा।
इसी वजह से अब एरो 3 को ओरेशनिक किलर बना करके पेश किया जा रहा है। एक बार फिर देखिए, अगर 4000 किलोमीटर दूर रूस से ओरेशनिक लॉन्च होगी तो जर्मनी में तैनात एरो 3 सिस्टम की मिसाइल लॉन्च होगी और बन जाएगी ओरेशनिक किलर। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इसी डिफेंस सिस्टम के लिए बेंयामिन नेतन्याहू को शुक्रिया कहने इजराइल पहुंच गए। पुतिन की मिसाइल के खिलाफ एरो 3 ही सबसे बड़ी दवा है, इसका एहसास मर्ज को हो गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से 100 किलोमीटर दक्षिण में है शुनेवेलहेड मिलिट्री बेस। यहां एरो को तैनात किया गया है, यानी कैपिटल बर्लिन को बचाने का इंतजाम कर लिया गया है। This protects not only Germany, but also NATO command structures and reinforcement corridors on German soil, both essential to the alliance. नेटो के पास एरो 3 यानी मतलब यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन के आगे मोर्चा पुतिन वर्सेस नेटो का बन चुका है। इस जंग के धमाके अब और बड़े और ज्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध में दो और देशों ने, एक तरफ पुतिन और दूसरी तरफ यूरोप को बहुत बड़ी फायर पावर से लैस कर दिया है। एक तरफ पुतिन के साथ ईरान है, जिसने रूस को हजारों शाहिद ड्रोन सप्लाई किए हैं, तो दूसरी तरफ जर्मनी यानी नेटो के पाले में इजराइल कूद गया है। जर्मनी में इजराइल का बहुत ही खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुका है। Despite occasional political disagreements, military and technological cooperation is the foundation of our strategic partnership, which will only continue to grow in the years ahead. I also welcome the removal of the arms embargo on various components. Such an act should never have been imposed on an ally fighting murderous Islamic terror. क्या एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जर्मनी को बचा पाएगा? ये समझने के लिए जून 2025 के महीने में चलिए, जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी, तो 10-20 नहीं, 70-80 भी नहीं, बल्कि 550 से ज्यादा मिसाइलों से तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को छलनी कर दिया था। जून 2025 का महीना इजराइल के लिए एक बहुत बुरे ख्वाब की तरह था, जिसका असर व्हाइट हाउस तक देखा गया। तेल अवीव में तबाही की ऐसी तस्वीरों ने ईरान के मिसाइल पावर पर मुहर लगा दी थी। ईरान ने इजराइल पर दागी थी 550 मिसाइल और इनमें से 55 से 60 मिसाइल इजराइल पर गिरी थी। बाकी सबको रोकने वाला सबसे अहम मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 साबित हुआ, जिसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया था। अब यही एरो 3 सिस्टम जर्मनी में तैनात होकर के पुतिन की मिसाइल पावर को चैलेंज करने जा रहा है। इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस नेटवर्क जर्मनी में तैनात हो चुका है। यह पुतिन को खुल्लम खुल्ला धमकी देने जैसी बात है कि हिम्मत है तो दिखाओ कितनी मिसाइल मारोगे जर्मनी पर। जून 2025 में इजराइल का यही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। हालांकि ईरान की मिसाइलों के आगे इजराइल का पूरा मिसाइल डिफेंस नेटवर्क फिर भी फेल साबित हुआ, क्योंकि ईरान की 10% मिसाइलों ने इजराइल के शहरों का यह हाल किया था कि ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। लेकिन सिर्फ एरो की कामयाबी देखकर जर्मनी का जोश बढ़ा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में पुतिन का गुस्सा जब किसी भी नेटो देश पर भड़क सकता है, तब एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करके जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज
सीना चौड़ा करके पुतिन के सामने खड़े हो गए हैं। जर्मनी ने 2023 में इजराइल के साथ एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा किया था। तब $3.5 अरब में यह डील हुई थी। इजराइल के बाहर जर्मनी पहला देश है जहां एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुका है। गाजा का युद्ध खत्म होने तक जर्मनी ने इजराइल से डिफेंस डील थामी हुई थी, लेकिन अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर जो समझौता 28 सितंबर 2023 को हुआ था, वो जर्मनी की जमीन पर तैनात है। इजराइल ने जर्मनी को एरो 3 सिस्टम तो दे दिया, लेकिन जर्मनी के पास और कौन-कौन से ऐसे एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं जो उसे पुतिन के आसमानी अटैक से बचा सकते हैं। पहला है इजराइल से मिला एरो 3 डिफेंस सिस्टम। 2400 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल को ट्रैक करके गिरा सकता है, यानी वायुमंडल के बाहर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइल को रोकता है। और दूसरा है अमेरिका से मिला पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है और ये मध्यम दूरी की मिसाइल को मार सकता है। तीसरा है जर्मनी का अपना बनाया IRIS-T, जो कम दूरी पर यानी 25 से 30 किलोमीटर की रेंज से क्रूज मिसाइल पर गिर सकता है, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ कारगर नहीं है। रूस और इजराइल के रिश्ते ठीक ठाक हैं, लेकिन पुतिन को यह भी मालूम है कि नेतन्याहू का झुकाव अमेरिका की तरफ है, यानी नेटो की तरफ। अब जर्मनी को खुल्लम खुल्ला हथियार देने का मतलब है कि इजराइल पुतिन की राह में बड़ी रुकावट बन चुका है। वैसे नेतन्याहू अब भी यूरोप जाने से बच रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने उनके खिलाफ युद्ध अपराध के केस में गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। Wir haben über die Frage einer möglichen Reise von Premierminister Netanyahu nach Deutschland nicht gesprochen. Dafür gibt es im Augenblick auch keine Veranlassung, darüber zu sprechen. Wenn es die Zeit erlaubt, dann würde ich gegebenenfalls eine solche Einladung aussprechen. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt für uns beide kein Thema. लेकिन रूस को लाल आंख दिखाकर फ्रेडरिक मर्ज साफ-साफ कह चुके हैं। जर्मनी बोल रहा है कि तुम कितने यूक्रेन मारोगे, यूरोप के हर देश से ज़ेलेंस्की निकलेगा। यानी